हेलो गाइस, मेरा नाम नमन पाठक है और आज आप सभी का डिजिटल विद्यापीठ चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, लास्ट की वीडियो में हमने क्लास 10th की प्लेलिस्ट को स्टार्ट करते हुए केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, उसकी हमने स्टार्टिंग कर दी थी और जिसमें हमने पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन और जितने भी हमारे बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड और हम क्या क्या डिस्कस करेंगे फर्दर आने वाली वीडियोस में, वो पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन हमने उसमें कवर कर लिया था। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, केमिकल इक्वेशंस ही स्टार्ट हो रहा है और वहाँ पे हमने एप्लीकेशंस के थ्रू और कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू हमने ये समझने की कोशिश करी थी कि केमिकल इक्वेशंस कैसी होती हैं, बेसिकली उनका कंसेप्ट जो निकल के आता है, बेसिक कंसेप्ट जो निकल के आता है, वो हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे ही दिया, वहाँ पे जाके सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, फर्दर इस वीडियो को आप कंटिन्यू करिए, जिससे आपका जो प्रॉपर सीक्वेंस है वो बनता चला जाए और कोई भी कहीं भी जाकर परेशानी ना आए। क्योंकि देखिए, आप देखेंगे तो इसकी पहली लाइन में एक्टिविटी 1.1 जो है उसमें ही आपको कहीं ना कहीं लिंक करा गया है पहली एक्टिविटी से, जो कि पिछली वीडियो में। अब आपने जब एक्टिविटी 1.1 ही डिस्कस नहीं करी होगी तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। सो गाइस, बेसिकली आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो केमिकल इक्वेशंस हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो इसमें फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे चैप्टर नंबर 1 का, वो है केमिकल इक्वेशंस। सो गाइस, एक्टिविटी 1.1 में आपने डिस्क्राइब एज when a magnesium ribbon is burnt in oxygen it get converted to magnesium oxide. This description of a chemical reaction in a sentence form is quite long. तो देखिए, जो आपने एक्टिविटी 1.1 में डिस्क्राइब किया था कि जब आपने मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में बर्न किया था या फिर एयर में बर्न किया था, तो जो हमारा मैग्नीशियम रिबन था वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो गया था। अब ये जो डिस्क्रिप्शन है केमिकल रिएक्शन का, इसको सेंटेंस में लिखना काफ़ी बड़ा है कि हमने सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको फिर हमने एयर के कांटेक्ट में उसको बर्न किया, उसको ऑक्सीजन में बर्न किया और फाइनली हमको क्या प्रोडक्ट मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी लैंग्वेज हो गई, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। तो जो सिंपलेस्ट वे रहेगा हमको इस पूरी जो सेंटेंस है उसको लिखने का, उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ड इक्वेशन बोलेंगे, जो कि हमने फर्दर वहाँ पर भी डिस्कस कर ली थी, यहाँ पर और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो हमने एबव एक्टिविटी 1.1 को डिस्कस किया था, उसकी जो वर्ड इक्वेशन हमारी बनेगी वो क्या बनेगी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, वेयर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्टेंट एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, हमारा रिएक्टेंट है। और लास्ट की वीडियो में हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की डेफिनेशन को डिस्कस किया था और उसको समझने की कोशिश की थी। तो वो क्या थी, द केमिकल सब्सटेंस टेकन ओरिजिनली, ठीक है, जो केमिकल सब्सटेंस हम ओरिजिनल लेके चलेंगे वो हमारे रिएक्टेंट होंगे। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या था, ओरिजिनल सब्सटेंस था, और इसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो जो हमारा नया प्रोडक्ट बनेगा आफ्टर द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द रिएक्टेंट्स, वो हमारा क्या होगा, मेन प्रोडक्ट कहलाएगा और उसी को हम प्रोडक्ट बोलेंगे, जो कि यहाँ पर हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट, द न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज द प्रोडक्ट। वही जो अभी लास्ट मैंने आपको डिस्कस किया वही बताया इसने कि जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है वो यहाँ पर रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट वो है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। A word equation shows change of reactants to produce through an arrow placed between them. The reactants are written on the left hand side, LHS, with a plus sign between them. Similarly, product are written on the right hand side, RHS, with a plus sign between them. The arrowhead pointing toward the product and shows the direction of the reaction. अब देखिए, वर्ड इक्वेशन में क्या है, यहाँ पर क्या शो कर रही है, वो चेंजेस शो कर रही है रिएक्टेंट में जो हमारे एक प्रोडक्ट को फॉर्म होने में लगे। अब वो चेंजेस हम किसकी हेल्प से शो कर रहे हैं, एरो हेड की मदद से। हम क्या करेंगे, वहाँ पे एक एरो लगा देंगे, देख सकते हैं यहाँ पे एक एरो आपको दिख रहा होगा, उसको अप्लाई करके हम ये पता कर सकते हैं कि जो हमारी रिएक्शन है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ मूव ऑन हो रही है। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट होगा वो हमारे हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाएगा प्लस साइन के साथ,
अगर हमारे 2 रिएक्टेंट हैं तो हम उसको क्या लिखेंगे, प्लस साइन के साथ लिखेंगे, और हमारे जो प्रोडक्ट है वो हमारा हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखा जाएगा। वो भी अगर हमारा एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होता है तो हम उसको प्लस साइन से डिफ्रेंशिएट करेंगे। और जो हमारा एरो हेड रहेगा वो क्या शो करेगा कि हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ, रिएक्टेंट से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। सो मेरे ख्याल से आपको वर्ड इक्वेशन क्या है और किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद जो हमारा इसका सब टॉपिक आता है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, जो कि मेन अब यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर। अब तक तो हमने जो भी पढ़ा वो इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा इस चैप्टर का, अब यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। इज़ देयर एनी अदर शॉर्ट वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ तो हमने देखिए सबसे पहले एक सेंटेंस को हम वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लाए। अब यहाँ पर बात आती है क्या इससे भी कोई छोटा तरीका है केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का, तो आंसर है यस। कैसे? केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ़ वी यूज़ केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। अब यहाँ पर अगर हम उन वर्ड्स की जगह पे उन केमिकल इक्वेशंस के जो केमिकल फॉर्मूला हैं, उन एलिमेंट्स के जो केमिकल फॉर्मूला हैं उनको यूज़ करते हैं, तो ये जो केमिकल इक्वेशंस हैं ये और भी ज़्यादा कंसाइज हो जाएंगी और भी ज़्यादा छोटी हो जाएंगी। ठीक है, तो एक केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। अब वही है कि केमिकल जो इक्वेशन होगी वो हमारी एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। इफ़ यू रिकॉल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, द अबव वर्ड प्रॉब्लम कैन बी रिटन एज दिस वन। तो अगर हम फॉर्मूले जानते हैं, मैग्नीशियम का क्या होता है Mg से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन का क्या होता है O2 होता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होता है MgO होता है, तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, Mg प्लस O2 गिव्स अस टू MgO। तो ये एक सबसे ज़्यादा और सबसे कन्वीनियंट वे है किसी भी केमिकल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने का, और सबसे ज़्यादा शॉर्ट वे है। इसके बाद count and compare the number of atoms of each element on the LHS and RHS of the arrow. Is the number of atoms of each element the same on both side? अब क्या करेंगे, इसके बाद हम जो हमारे ऊपर केमिकल इक्वेशन आई है इसके नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करेंगे हर एलिमेंट के। ठीक है, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड में हो चाहे वो राइट हैंड साइड में हो एरो के, हम उसके सारे जो नंबर ऑफ एटम्स हैं हर एलिमेंट के उनको काउंट करेंगे, और उसमें ये चेक करेंगे कि क्या हर एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सेम है या नहीं है। ठीक है, अगर वो सेम नहीं है तो जो हमारी इक्वेशन है वो अनबैलेंस इक्वेशन कहलाएगी। क्यों? क्योंकि जो मास है वो हमारा सेम नहीं होगा दोनों तरफ का, और सच अ केमिकल इक्वेशन इज़ अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशंस बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, कि जब देखिए रिएक्टेंट है और आपका प्रोडक्ट, आपकी फाइनल रिएक्शन कंप्लीट होके आ गई, आपने उसको फॉर्मूला लगा के उसको कंसाइज करके केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब आप क्या करिए, उसके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं हर एलिमेंट के उनको काउंट करिए। अगर वो नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के इक्वल आ जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कोई भी नंबर एक तरफ ज़्यादा या एक तरफ कम होता है या अनइक्वल पार्ट आ जाता है तो हम उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस। जब हम इसके नंबर ऑफ एटम्स को हम दोनों तरफ इक्वल कर देंगे तब वो हमारी क्या बन जाएगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट जो हमारा 1.1.2 है उसमें भी हम यही बैलेंस केमिकल इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। तो अब देखिए, वैसे इक्वेशन 1.2 है वो हमारी एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है जो कि हमारी एक मैग्नीशियम को एयर के बर्न करने पर मिली थी। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ Mg जो है हमारा मैग्नीशियम वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ सेम है, बट O जो है हमारा ऑक्सीजन वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर 2 है और राइट हैंड साइड पर 1 है। कोई बात नहीं, आगे आपको ये जो अगला जस्ट इसके बाद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ रहा है, इसके बाद ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या कैसे और क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है, और इसका जो सोल्यूशन है वो भी आपको यहीं मिलेगा। सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9th, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो आपने देखिए 9th क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को 9th क्लास में आप डिस्कस कर चुके हैं। तो मास क्या था वहाँ पर, मास की जो फॉर्मल
लॉ था वो क्या था, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डेस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो आप मास को बना सकते हैं, ना तो आप मास को क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही उसको ख़त्म या फिर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास क्या होगा, वो इक्वल रहेगा, चाहे वो रिएक्टेंट का हो चाहे प्रोडक्ट का हो। इसीलिए अगर कोई भी इक्वेशन आपकी राइट हैंड साइड पे उसके जो एलिमेंट्स हैं, जो उसके नंबर ऑफ एटम्स, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपके एलिमेंट हैं उसके नंबर ऑफ एटम्स अनइक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। और ये हमारा यूनिवर्सल लॉ है। अगर कोई भी इक्वेशन इस यूनिवर्सल लॉ को फॉलो नहीं कर रही है, दैट मीन्स हम गलत हैं, हमारी केमिकल इक्वेशन गलत है। तो इसको इक्वेशन को इक्वल करना मस्ट है और इम्पॉर्टेंट भी है। अब इसके बाद दैट इज़ द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। वही बात इसने रिपीट करी है कि जो टोटल मास आपके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट के साइड या फिर आप बोले राइट हैंड साइड पर जो प्रेजेंट होगा किसी भी केमिकल इक्वेशन का, वो आपका लेफ्ट हैंड साइड पर जो रिएक्टेंट है उसके सारे मास के इक्वल होना चाहिए, टोटल मास के इक्वल होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स रिमेन्स द सेम। दूसरे शब्दों में आप क्या कह सकते हैं कि जो दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स हैं हर एलिमेंट के, वो आपके सेम होने चाहिए, चाहे वो केमिकल रिएक्शंस के बिफोर हो चाहे वो केमिकल रिएक्शन के बाद हो, दोनों हमारे इक्वल होने चाहिए। ठीक है, हैंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब क्या है, हमको कुछ ना कुछ करके इस ये जो अनबैलेंस्ड या फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है उसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा और उसकी नीड भी है हमको। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे। इज़ द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस, लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। अब सबसे पहले जो इक्वेशन 1.2 निकल के आई थी हमारी, उसको हम देखेंगे और ये चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि वो हमारी बैलेंस है या नहीं है। अगर बैलेंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर बैलेंस नहीं है तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए वर्ड इक्वेशन जो थी एक्टिविटी 1.3 की, वो क्या थी, उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते थे। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अस टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड आपका क्या था, रिएक्टेंट था, और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन क्या था, प्रोडक्ट था। तो जो एबव वर्ड इक्वेशन थी, अगर मैं उसको फॉर्मूला के थ्रू उसकी केमिकल जो कंसाइज केमिकल फॉर्मूला है उसमें रिप्रेजेंट करता हूँ, तो वो क्या निकल के आएगी, Zn प्लस H2SO4 इस गिव्स अस टू ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, अब ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये बस हमने फॉर्मूला लगाया है, उसको प्लस साइन से हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया है, और बीच में जो हमारी एरो हेड का यूज़ कर लिया है, जो कि हमारी इक्वेशंस की जो डायरेक्शन है, केमिकल इक्वेशन की जो डायरेक्शन है उसको बता रहा है कि जो हमारा रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट की तरफ मूव ऑन कर रहा है। लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द एरोज। अब सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक टेबल को फॉर्म कर लेंगे और उसमें आपको सबसे पहले ये पता करना है कि कौन कौन से एलिमेंट आपके केमिकल इक्वेशन में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो देखिए आप इस टेबल को ऑब्जर्व करिए और एग्जामिन करिए कि आपके नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं। तो एलिमेंट देखिए सबसे पहले एबव जो हमारी केमिकल इक्वेशन है उसमें वो क्या है, ZnHSO, मतलब जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, ये चार एलिमेंट हमारे जो ऊपर दी गई केमिकल इक्वेशन है उसमें प्रेजेंट हैं। अब इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हमारे रिएक्टेंट जो कि लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, उसमें प्रेजेंट कितने हैं वो ऑब्जर्व करेंगे, और राइट हैंड साइड में तो देखिए ऊपर की जो केमिकल इक्वेशन है उसमें एक ही है हमारा, Zn सिंगल है, साफ पता चल रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ 1 को लिख देंगे। वही हाइड्रोजन की मैं बात करूं तो देखिए हाइड्रोजन के सबस्क्रिप्ट में देखिए, सबस्क्रिप्ट मतलब उसके जो नीचे नंबर लिखा हुआ है H के बाद वो क्या है, 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो हाइड्रोजन है वो 2 है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, उस कॉलम में 2 लिख दिया। थर्ड हमारा S है, S में देखिए S सिंगल है, 1 है, तो हमने 1 अप्लाई कर दिया, और O के सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, इसलिए हमने उसमें 4 लिख दिया LHS की तरफ। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं और उसमें देखते हैं Zn अगेन सिंगल है तो 1 अप्लाई कर दिया हमने, 1 लिख दिया। सेकंड S हमारा 1 है तो हमने S में भी 1 लिख दिया। O 4 है तो उसके सबस्क्रिप्ट में तो हमने 4 लिख दिया, और H हमारा फिर से 2 है तो हमने 2 लिख दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो रिएक्टेंट है और जो हमारा प्रोडक्ट है वो दोनों इक्वल है। और फाइनली इस टेबल की हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं कि हमारी जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है पहले से ही ऑलरेडी
बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनी हुई है। एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द एरोज, इक्वेशन 1.3 इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। वही बात को रिपीट कर दिया उसने कि जैसे नंबर ऑफ एटम्स आपके हर एलिमेंट के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वल है, इसलिए हम क्या बोलेंगे 1.3 इक्वेशन को एक ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब एक नई इक्वेशन को हम ट्राई करेंगे, इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। Fe प्लस H2O गिव्स अस टू Fe3O4 प्लस H2। अब स्टेप 1 जो है इसका, उसको क्या करेंगे, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस वाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपके पास इक्वेशन आई है Fe प्लस H2O गिव्स अस टू Fe3O4 प्लस H2, आपको उनको सेपरेट बॉक्सेस में बंद कर देना है। और बॉक्स में बंद करने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई फॉर्मूले में छेड़खानी करनी है। जैसी इक्वेशन है आपको एज इट इज़ रहने देनी है, जैसे फॉर्मूला है उसको एज इट इज़ रहने देना है, बस उसको हमको बॉक्स में बंद कर देना है। क्लियरली ये आपको विजिबल भी हो रहा होगा जैसे इन्होंने ये नीचे कर रखा है इसके। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशंस। अब क्या करना है, आपको जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं अलग अलग एलिमेंट्स के जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन में प्रेजेंट है उनको नोट डाउन कर लेना है। कैसे, सबसे पहले आप एक एलिमेंट का कॉलम बनाएंगे, एक नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स जो LHS में रहेगा उसका कॉलम बनाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट RHS में जो रहेगा उसका कॉलम बनाएंगे। अब देखिए इसमें पूरी इक्वेशन में आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा कि हमारे पास सिर्फ 3 ही एलिमेंट है। पहला एलिमेंट हमारा Fe है, आयरन, H हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन। अब Fe में राइट हैंड साइड में देखिए, सबसे पहले LHS साइड में देखिए Fe का। अब देखिए Fe सिर्फ सिंगल है तो हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। H हमारा 2 है, क्लियरली विजिबल हो रहा है। H के सबस्क्रिप्ट में देखिए 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 2 नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमने 2 मार्क कर दिया। O में सिर्फ 1 है तो हमने 1 मार्क कर दिया। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड का जैसे हमने किया है वैसे ही हम राइट हैंड साइड का करेंगे, और उसमें देखिए Fe कितना है, 3 है ना, तो आप 3 लिख दीजिए। O कितना है, 4 है, उसके सबस्क्रिप्ट में देखिए 4 लिखा हुआ है तो हम 4 लिख देंगे। और H कितना है, 2 है, तो हम उसके 2 में 2 ही रहने देंगे। स्टेप नंबर 3, इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग with the compound that contain the maximum number of atoms, it may be reactant or a product। अब यहाँ पर जो कन्वीनियंट वे है इस बैलेंस इक्वेशन को बैलेंसिंग करने के लिए, वो सबसे पहला और सबसे कन्वीनियंट तरीका ये है कि आप जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं, चाहे वो रिएक्टेंट में हो चाहे वो प्रोडक्ट में हो, उनको आप बैलेंस करना स्टार्ट करें। मतलब सबसे पहले बड़े को करें, फिर उससे छोटे को करें, फिर सबसे छोटे को करें, और फाइनली जितने भी आपके नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप फर्दर करते रहेंगे। इन दैट एलिमेंट सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सेलेक्ट Fe3O4 एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट। देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑन द RHS एंड ओनली 1 ऑफ द LHS। तो इस कंपाउंड में जो आपको ऊपर कंपाउंड दिया हुआ है, हमने जो एलिमेंट सेलेक्ट किया है उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो हमने अभी बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जो हैं उनको ही हम सबसे पहले लेंगे, वही हमारा कन्वीनियंट वे है। तो इस Fe3O4 में हमारा क्या है, एक एलिमेंट ऑक्सीजन है जिसके राइट हैंड साइड में मैक्सिमम 4 एलिमेंट प्रेजेंट हैं। देख सकते हैं आप, क्लियरली विजिबल हो रहा होगा कि ये 4 एटम आपके RHS में प्रेजेंट हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसी को बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे, और बैलेंस करते हुए देखिए क्या करेंगे, इस बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन को, जितने एटम हैं हमारे ऑक्सीजन में इनिशियली कितने, 1 है, और प्रोडक्ट में कितने, 4 हैं, तो हमको कितने चाहिए, राइट हैंड साइड में 4 हैं ही ऑलरेडी, और लेफ्ट हैंड साइड में कितने चाहिए, 4 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है, बैलेंस हो गई। To equalize the number of atom, it must be remembered that we cannot alter the formula of the compound or element involved in the reactions। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि हम इक्वलाइज करते वक्त नंबर ऑफ एटम्स को हम किसी भी फॉर्मूले में या किसी भी कंपाउंड के या एलिमेंट के किसी भी फॉर्मूले में हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है।
आप उसमें बिल्कुल चेंजेस नहीं करेंगे, जैसा वो फॉर्मूला पहले था इनिशियली वैसा ही वो फॉर्मूला आफ्टर बैलेंसिंग भी रहना चाहिए। एग्जाम्पल देख लीजिए, टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम वी पुट कोफिशिएंट 4 as 4H2O and not H2O4 और H2O का होल 4। नाउ द पार्टली बैलेंस इक्वेशन बिकम्स दिस वन। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर मैंने ऑक्सीजन एटम को मुझे बैलेंस करना है तो मैं क्या करूँगा, एज अ कोफिशिएंट उसको 4 को वहाँ पे लगा दूंगा, ना कि मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ H2O4 और H2O का होल 4। ये दोनों ही तरीके गलत हैं। सबसे सिंपल और सबसे सही तरीका क्या है, 4H2O। अब इस पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन को हम नोट कर लेंगे, वो क्या निकल के आएगी, Fe प्लस 4H2O गिव्स अस टू Fe3O4 प्लस H2। ये हमारी पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन है, ये पूरी तरीके से अभी बैलेंस नहीं हुई है। देन स्टेप नंबर 4 में हम जाएंगे, Fe एंड H और एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड, पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स टू प्रोसीड फर्दर, लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम इन द पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। अब Fe और H दोनों ही हमारे बैलेंस नहीं हैं, तो आप इनमें से कोई भी एलिमेंट पिक कर सकते हैं और उसको आप बैलेंस कर सकते हैं। देखिए आप, दोनों ही हमारे एटम्स क्या हैं, Fe और H सॉरी। तो Fe क्या है, हमारे उसमें 3 हैं RHS की तरफ और राइट हैंड साइड की तरफ हमारा 1 है, और H में क्या है, राइट हैंड साइड की तरफ हमारा 2 है और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी हमारा इस समय बढ़ चुका है, और वो बढ़ के कितना हो गया है, वो भी 8 हो चुका है। तो जो नंबर ऑफ एटम्स हमारे रिएक्टेंट में प्रेजेंट होंगे टोटल हाइड्रोजन के, वो 8 हैं, और जो प्रोडक्ट में है वो हमारे सिर्फ 2 थे। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट वाले केस में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें इक्वल करना है। और जैसे ही हमारा 8 और 8 इक्वल हो गया है, तुरंत उसको 4 को हम प्रोडक्ट वाली साइड पे पुट कर देंगे। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी फिर से ये भी पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन होगी, वो क्या होगी, Fe प्लस 4H2O गिव्स अस टू Fe3O4 प्लस 4H2। नाउ अब हमारा बचा Fe। एग्जामिन द एबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज़ नॉट बैलेंस्ड, यू फाइंड दैट ओनली वन एलिमेंट इज लेफ्ट टू बी बैलेंस्ड, दैट इज़ आयरन। वही बात मैंने बताई कि अब सबसे पहले, अभी तो हमें पता चल रहा है कि Fe है, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी ही टेबल में एग्जामिन करना है, उसमें देखना है कि कौन सा एलिमेंट अब बचा है और कौन सा एलिमेंट अब हमको बैलेंस करना है, जो कि बैलेंस अभी नहीं हुआ है। तो इस क्वेश्चन में या फिर इस इक्वेशन में आपको कौन सा मिल रहा है, सिर्फ आयरन ही एक ऐसा एलिमेंट बचा है जो कि अभी बैलेंस नहीं हुआ है। इनिशियली कितने थे, रिएक्टेंट में 1 थे और प्रोडक्ट में कितने हैं, 3 थे। अब मुझे राइट हैंड साइड पे 3 चाहिए, तो सिंपली अगर मेरे पास 1 है और मेरे राइट हैंड साइड की तरफ 3 है, तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करने के लिए उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। और इसके बाद जो मुझे फाइनल मिलेगी इक्वेशन, वो क्या मिलेगी, 3Fe प्लस 4H2O गिव्स अस टू Fe3O4 प्लस 4H2। और इस कंडीशन पे आके आपको फिर से दोबारा सारे एलिमेंट्स को चेक करना है, उन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को चेक करना है। अगर इस कंडीशन पे आकर आपके नंबर ऑफ एटम्स सेम हो जाते हैं, चाहे मैं LHS की बात करूं, चाहे मैं RHS की बात करूं, चाहे मैं रिएक्टेंट की बात करूं, चाहे मैं प्रोडक्ट की बात करूं, दोनों तरफ हमारे अगर नंबर ऑफ एटम्स सेम हो जाते हैं तो हम क्या कहेंगे, दैट इज़ इट इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन। और अगर वो नहीं होते हैं तो आपको फर्दर वही कुछ ना कुछ प्रोसेस करनी है। ये देखना है आपको कि कौन सा एलिमेंट अभी बचा है और कितना नंबर ऑफ टाइम्स का मैं मल्टीप्लाई करके उसको बैलेंस कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिर से एग्जामिन करते हैं। फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन वी काउंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। इसने भी वही बात बोली है, फाइनली जब आपको लगे कि हाँ अब ये बैलेंस्ड हो चुकी है इक्वेशन, तो एक बार आपको फिर से नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना है दोनों तरफ के। और यहाँ पर इस इक्वेशन में ये हमारी बैलेंस हो चुकी है। 3Fe प्लस 4H2O गिव्स अस टू Fe3O4 प्लस 4H2। अब कैसे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे Fe कितने हैं, 3 है। राइट हैंड साइड में भी देखिए Fe के सबस्क्रिप्ट में 3 लिखा हुआ है, तो क्या है 3 3 दोनों तरफ, मतलब Fe हमारा बैलेंस है। अब H को उठाते हैं, H कितना है यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड पे 8 है, 4 2 जा 8, और राइट हैंड साइड पे भी देखिए 4H2 4 2 जा 8। H भी हमारा बैलेंस हो चुका। O को उठाते हैं, O हमारा कितना है 4 है, और राइट हैंड साइड में O के सबस्क्रिप्ट में क्या है 4 लिखा हुआ है, दैट इज़ 4 हमारा O भी क्या है इक्वल हो चुका है। इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि ये इक्वेशन हमारी फाइनली बैलेंस हो चुकी है।
The number of atoms of element on both sides of equation 1.9 are equal. This equation is now balanced. This method of balancing chemical method is called hit and trial method, as we make trials to balance the equation by using the smallest whole number coefficient. तो वही बात इसने दोबारा रिपीट कर दिया कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं एलिमेंट के वो दोनों तरफ क्या हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो एबव इक्वेशन है, जो इक्वेशन 1.9 है, वो हमारी अब बैलेंस हो चुकी है। और ये जो मेथड है बैलेंसिंग करने का केमिकल इक्वेशन को, इसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्यों? क्योंकि हम एक ट्रायल लगाते हैं कि हाँ अब यहाँ पर मेरे को इसका मल्टीप्लाई करना है या यहाँ पर मेरे को इस स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना है। तो कोई फिक्स तो है नहीं है यहाँ पर, बस हम ट्रायल लगा रहे हैं कि अगर यहाँ पर इतने हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे इधर इतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड में कम है और राइट हैंड साइड में ज़्यादा है तो मुझे बैलेंस करने के लिए इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। फाइनल स्टेप क्या है हमारा, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। तो देखिए, केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस्ड इक्वेशन 1.9। डज दिस इक्वेशन टेल्स अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट? नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन इन द इक्वेशन अबाउट देयर फिजिकल स्टेट्स। सही बात है। अब देखिए, ऊपर जो आपकी केमिकल इक्वेशन निकल के आई है ये बैलेंस तो हो चुकी, लेकिन आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो रहा होगा कि ये इक्वेशन कोई भी हमको फिजिकल स्टेट ना तो रिएक्टेंट की बता रही है और ना ही प्रोडक्ट की बता रही है। हम ये नहीं पता कर सकते Fe इस समय इस इक्वेशन में आइदर सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, गैसियस स्टेट में या एक्वस स्टेट में है। ठीक है, ना मैं H का पता कर सकता हूँ ना O का पता कर सकता हूँ। बेसिकली चलो H और O तो एलिमेंट हो गए, लेकिन मैं अभी कंपाउंड की बात करूँ तो देखो H2O का भी नहीं पता चल रहा है कि वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, Fe3O4 का भी नहीं पता चल रहा और H2 का भी नहीं पता चल रहा। तो मतलब अभी भी ये केमिकल इक्वेशन पूरी तरीके से इंफॉर्मेटिव नहीं है। क्या कमी है इसमें कि अभी हम फिजिकल स्टेट का पता नहीं कर सकते किसी भी कंपाउंड की। ठीक है, तो टू मेक a chemical equation more informative, the physical state of the reactant and product are mentioned along with their chemical formula। अब इस chemical equation को ज़्यादा informative बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी physical state जो चाहे वो reactant की हो चाहे वो product की हो, दोनों को ही आपको mention करना होगा। The gaseous, liquid, aqueous and solid state of reactant and product are represented by the notations G, L, AQ and S। अब गैसियस स्टेट को हम किससे डिनोट करेंगे, G से, लिक्विड स्टेट को L से, एक्वस स्टेट को AQ से और सॉलिड स्टेट को S से। द वर्ड एक्वस इज रिटन इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज अ सोल्यूशन इन वाटर। हाँ, अब देखिए सॉलिड हमको पता ही है, हम लास्ट अपनी क्लास में पढ़ के आ चुके हैं डिटेल में, क्लास 9th में। सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है। लेकिन एक्वस स्टेट क्या है, तो एक्वस स्टेट वो है जब हम किसी भी रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट के नीचे एक्वस तब लिखेंगे जब वो सोल्यूशन हमारे वाटर में होगा। ठीक है, वो सोल्यूशन हमारा वाटर में जब प्रेजेंट होगा तब हम क्या लिखेंगे, उसको एक्वस स्टेट में लिखेंगे। अब देखिए, जो ऊपर केमिकल इक्वेशन थी, जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थी 1.9, उसको हम क्या लिख सकते हैं, Fe क्या था उसमें, सॉलिड स्टेट में था, तो हमने क्या लिख दिया उसको इन ब्रैकेट S। H2O क्या था, गैसियस स्टेट में था, तो हमने क्या लिख दिया इन ब्रैकेट G। Fe3O4 हमारा फिर से सॉलिड स्टेट में था, तो हमने क्या लिख दिया इन ब्रैकेट S। और H2 क्या था हमारा, गैसियस स्टेट में होता है, तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया G। अब यहाँ पर देखिए, ये इक्वेशन अब हमको सारी इन्फॉर्मेशन दे रही है, उसकी फिजिकल स्टेट भी बता रही है, उसका केमिकल फॉर्मूला भी बता रही है, फाइनली ये बैलेंस्ड इक्वेशन भी है। और हम इसको देखकर ओवरऑल इक्वेशन को पता कर सकते हैं कि किसके बीच में रिएक्शन हो रही है और क्या हमको मिल रहा है और किस फॉर्म में मिल रहा है, ये भी पता चल रहा है, आइदर वो सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, गैसियस स्टेट में और एक्वस स्टेट में। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है, नोट दैट द सिंबल G इज यूज्ड विद H2O टू इंडिकेट दैट इन दिस रिएक्शन वाटर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। एग्जैक्टली, यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि अगर H2O आपका G में दे रखा है, गैसियस फॉर्म में दे रखा है, तो इसका क्या मतलब है कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ जो वाटर यूज़ हो रहा है वो आपका स्टीम की फॉर्म में यूज़ हो रहा है, भाप की फॉर्म में यूज़ हो रहा है। ठीक है, Usually physical state or are not included in a chemical equation unless it is necessary to specify them। अक्सर क्या होता है कि फिजिकल स्टेट को इंक्लूड करना किसी भी केमिकल इक्वेशन में ज़रूरी नहीं होता है जब तक कि हमको उसको स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है।
क्योंकि कैसी काफ़ी सारी स्टेट्स होती हैं जिसमें हम कंफ्यूज रहते हैं कि आइदर इट इज़ सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ वाटर का। अब वाटर हमारा तीनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये हम जानते हैं। चाहे वो लिक्विड की बात हो तो अगर मैं वाटर का वाटर फॉर्म में ही मिलता है, गैसियस की बात करता हूँ तो वाटर वेपर की फॉर्म में मिलता है या फिर स्टीम की फॉर्म में मिलता है, और सॉलिड की बात करूँ तो वो हमारा आइस की फॉर्म में मिलता है। ये हम जानते हैं पहले से ही। तो यहाँ पर थोड़ा लिटिल बिट कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि H2 हमारा किस फॉर्म में प्रेजेंट था। ठीक है, तो इस चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए कि जहाँ हमको बिल्कुल एग्जैक्ट नीड पड़ रही है कि हाँ यहाँ पर मेरे को स्पेसिफाई करना चाहिए कि ये किस फॉर्म में, तब हमको ये फिज़िकल स्टेट को मेंशन करना होता है। बट नाउ कभी कभी क्या होता है कि CBSE की जो क्लास 10th हुई, क्लास 12th हुई, हमें वहाँ पर अब मैंडेटरी सा हो गया है अपनी फ़िज़िकल स्टेट को मेंशन करना। कभी कभी क्या होता है कुछ टीचर्स इस चीज़ के पीछे मार्क्स कट कर देते हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप उनकी फ़िज़िकल स्टेट को ज़रूर मेंशन करें जब भी आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी हो, और कोई ऐसा स्पेशल काम नहीं कर रहे हैं। अगर आपको अपने माइंड में इक्वेशन क्लियर हो रही है तो आप इजीली उसकी फ़िज़िकल स्टेट को मेंशन कर सकते हैं। ओके, sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst etc for the reaction are indicated above and or below the arrow in the equation। कभी कभी क्या होता है किसी रिएक्शन कंडीशन जो होती हैं वो, जैसे हमारी टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कैटलिस्ट हो गया, और भी कई सारी जो उनकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं कि जिस कंडीशन में उस रिएक्शन को परफॉर्म किया जा रहा है वो भी हमें मेंशन कर देते हैं, बुक्स वाले कर देते हैं। लेकिन हमें भी जो इन फ्यूचर 12th में जाके आपको नेम रिएक्शंस मिलेंगी उसमें आपको मैंडेटरी होगा मेंशन करना। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए CO + 2H2 इज गिव्स अस टू CH3OH। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड को जब मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ तो क्या बन रहा है, मेरा CH3OH बन रहा है, जो कि क्या है हमारा यहाँ पे मीथेनॉल है। अब देखिए यहाँ पर क्या मेंशन हो रहा है, 340 ATM, मतलब यहाँ पर प्रेशर को इन्होंने मेंशन कर दिया है कि ये जो रिएक्शन हो रही है पूरी वो इतने प्रेशर ATM पर हो रही है। नेक्स्ट इक्वेशन को देखिए, 6CO2 aqueous state + 12H2O in liquid state is gives us to in the presence of sunlight or chlorophyll C6H12O6 in the form of aqueous state + 6O2 aqueous state + 6H2O in the liquid state। अब देखिए ये क्या है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। यहाँ पर ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हो रही है। ठीक है, और मेन जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा वो ग्लूकोज बनेगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही हमें इक्वेशंस में क्या मेंशन किया हुआ है, एक में हमको प्रेशर मेंशन किया हुआ है और दूसरे में हमको उसकी जो नेसेसरी कंडीशन है कि हमको सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए, तो उसको मेंशन कर दिया है। अब बात आती है, बच्चों को टेम्परेचर पता है, नॉर्मली तापमान होता है, प्रेशर भी पता है कि प्रेशर को हम लास्ट 9th में भी डिटेल में पढ़ चुके हैं, और उसके बाद नॉर्मली प्रेशर से बच्चे फेमिलियर हैं। लेकिन ये जो टर्म आता है कैटलिस्ट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैटलिस्ट होता क्या है। तो देखिए कैटलिस्ट कोई इसके स्पेशल टाइप नहीं है किसी चीज़ का या कुछ स्पेशल चीज़ नहीं है, ये भी एक तरीके के कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। अब ये किस लिए यूज़ होता है, ये हमारी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करने के लिए या फिर डिक्रीज़ करने के लिए यूज़ होता है। अगर मैं चाहता हूँ कि कोई रिएक्शन मेरी तेज़ी से हो तो मैं उसके रिगार्डिंग जो उसके फेमिलियर और फेवरेबल कैटलिस्ट है मैं उनको यूज़ करूँगा, और मेरी जो रिएक्शन है वो उसका रेट वो है इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर मैं किसी रिएक्शन की रेट को डिक्रीज़ करना चाहता हूँ तो उसके फेमिलियर और फेवरेबल जो कैटलिस्ट हैं उस रिएक्शन के रिगार्डिंग मैं उनको यूज़ करके उस रिएक्शन की स्पीड को भी डिक्रीज़ कर सकता हूँ। तो कैटलिस्ट का जो मेन मीनिंग है वो आपको क्लियर हुआ होगा कि किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ करने के लिए जो हमें स्पेशल चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी या स्पेशल केमिकल सब्सटेंस यूज़ करना पड़ेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, कैटलिस्ट कहलाएगा। ठीक है, यूजिंग दीज स्टेप्स कैन यू बैलेंस इक्वेशन 1.2 गिवन इन द टेक्स्ट अर्लियर। अब इस स्टेप्स की मदद से जो आपने अब तक जितने भी स्टेप्स बैलेंसिंग के लिए पढ़े
और उससे पहले आपने राइटिंग केमिकल इक्वेशन करी, फिर आपने वर्ड इक्वेशन लिखी, वर्ड इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन लिखी और फाइनली उसको बैलेंस किया और बैलेंस करने के बाद उसकी जो फिज़िकल स्टेट्स थी उनको मेंशन किया और फिज़िकल स्टेट को मेंशन करने के बाद फाइनली आपने एक उनकी जो नेसेसरी कंडीशंस थी उनको मेंशन किया। इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए क्या आप जो इक्वेशन 1.2 गिवन है हमारी इसी टेक्स्ट बुक में वो आप बैलेंस कर सकते हैं? सो गाइस, जो मैंने आपको दो बैलेंस करके दिखाई हैं लास्ट इक्वेशंस, अगर आपको वो क्लियरली समझ में आ चुकी हैं तो आप कैपेबल हैं इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप इस वाली इक्वेशन को अपने आप बैलेंस करने की कोशिश करें। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है उसके बाद इस फर्दर वीडियो को देखें, है ना। और देखें होने के बावजूद कि कोई आपने स्टेप तो मिस नहीं किया। और साथ में 2-3 इक्वेशन को और लीजिए अपने आप रैंडम किसी बुक से और उसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, तो ये आपकी बिल्कुल बेस्ट रहेगी और आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी समझ में आ जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपसे सॉल्व नहीं हुई है तो आप फर्दर 1-2 बार ट्राई करेंगे तो आपको इक्वेशंस आ जाएगी। अभी मैं ये जो इक्वेशन 1.2 थी इसको मैं बैलेंस करके दिखाऊंगा। तो देखिए हमारी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, mg + O2 इज गिव्स अस टू MgO। तो हम स्टेप 1 में क्या करेंगे, सबसे पहले सारी इक्वेशन में जो कंपाउंड्स होंगे या जो एलिमेंट होंगे हम उनको बॉक्सेस में बंद कर लेंगे बिना किसी छेड़खानी के। तो मैंने Mg को, O2 को और MgO को तीनों को मैंने क्या किया, बॉक्स में एनक्लोज कर लिया है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, उसमें जो हमारे एलिमेंट्स होंगे उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उसके जो नंबर ऑफ़ एटम्स उसके रिएक्टेंट में और जो नंबर ऑफ़ एटम्स उसके प्रोडक्ट में होंगे LHS और RHS में, उन दोनों को अलग अलग मेंशन आउट कर लेंगे। तो देखिए इसमें हमारे क्लियरली सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो Mg है वो 1 प्रेजेंट है, क्लियर पता चल रहा है, और O कितना है हमारा, 2 प्रेजेंट है, क्योंकि O के सबस्क्रिप्ट में देखिए कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। और सिमिलरली हम प्रोडक्ट की साइड की भी निकाल लेंगे नंबर ऑफ़ एटम्स। यहाँ पर MgO है और Mg कितना है, 1 है, और O भी कितना है, 1 है। तो स्टेप 2 भी आपको लगभग क्लियर हो चुका होगा। अब स्टेप 3 में क्या करेंगे, हम क्या करते थे, वहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो होते थे हम उनको निकालने की कोशिश करते थे, फिर चाहे वो रिएक्टेंट के हों फिर चाहे प्रोडक्ट के हों, क्योंकि वही हमारा एक कन्वीनियंट वे रहता था किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के पहले स्टेप में। तो यहाँ पर जो हमारा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एलिमेंट निकल के आ रहे हैं वो ऑक्सीजन के निकल के आ रहे हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के एटम को इनिशियली एक कॉलम में लिख लेंगे और फिर एक आप रिएक्टेंट का कॉलम बनाएंगे और फिर लास्ट एक प्रोडक्ट का कॉलम बनाएंगे। उसमें हम इनिशियल मेंशन करेंगे एटम ऑफ ऑक्सीजन वाले कॉलम में और 2 बैलेंस मेंशन करेंगे। इनिशियल में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट वाले केस में 2 मेंशन कर देंगे, क्यों, क्योंकि O2 में हमारे 2 नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट थे, प्रोडक्ट में कितने थे, MgO में 1 एटम प्रेजेंट था। अब मुझे बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, राइट हैंड साइड में 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो 2 = 2 होगा। अगर 2 = 1 है और 1 को मुझे इक्वल करना है 2 के, तो मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। सिंपल सी बात है, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टेप 4 में जो हमें इक्वेशन मिलेगी इसके बाद वो क्या होगी, Mg + O2 gives us to 2MgO। अब स्टेप 5 की तरफ मूव करते हैं और ये हमें क्लियर विजिबल हो रहा है इसके प्रीवियस स्टेप से कि हमने MgO का जो कोफिशिएंट है उसको 2 मेंशन कर दिया, तो हमारी बैलेंस सिर्फ O ही है, मतलब ऑक्सीजन हुई है। लेकिन यहाँ पर Mg का बैलेंस बिगड़ गया, यहाँ पर Mg का बैलेंस बिगड़ गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर जो Mg है वो सिंगल है, नंबर ऑफ एटम सिंगल प्रेजेंट है, लेकिन राइट हैंड साइड पे आफ्टर बैलेंसिंग ऑक्सीजन हमारे जो मैग्नीशियम हो गए वो 2 हो गए। इसकी वजह से क्या हो गया, हम एटम ऑफ मैग्नीशियम जो हमारे इनिशियली क्या हो गए, रिएक्टेंट साइड में 1 रहा और प्रोडक्ट साइड में 2 हो गए। अब इसको बैलेंस करने के लिए मुझे रिएक्टेंट में क्या करने पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हमने ऑक्सीजन वाले केस में प्रोडक्ट में किया था 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट वाले केस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का। तो फाइनली जो हमारी इक्वेशन निकल के आएगी वो 2Mg + O2 gives us to 2MgO निकल कर आएगी। और फिर से फर्दर हम स्टेप नंबर 7 को चेक करेंगे और क्या देखेंगे, उसमें Mg देखिए राइट हैंड साइड में कितना है, 2 है, और लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 है।
सिमिलरली ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में हमारा 2 है और लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 है, तो मतलब नंबर ऑफ एटम्स जो हमारे रिएक्टेंट में है वो किसके इक्वल हो गए, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड और राइट हैंड साइड। यही इक्वेशन क्या हो गई हमारी, बैलेंस हो गई। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जो डेफिनेशन थी वो भी यही कहती थी कि जो नंबर ऑफ एटम हमारे रिएक्टेंट या फिर लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है वो हमारे नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड और राइट हैंड साइड में जो प्रेजेंट है उनके इक्वल होने चाहिए। ठीक है, सो गाइस आई होप कि ये आपको इक्वेशन क्लियर हुई। और इसके साथ साथ जो भी मैंने इस वीडियो में आपको पूरा बताया, एक इंट्रोडक्शन की पहली लाइन से लेके और लास्ट इस टॉपिक तक, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो चुका होगा। और इसके बावजूद अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, किसी एक सिंगल लाइन में भी डाउट रहता है, तो प्लीज़ मेरे को आप कमेंट सेक्शन में उस लाइन को टाइप करके सेंड कर दीजिए, मैं आपको वहाँ समझा दूँगा। वहाँ नहीं टाइप कर पा रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर कोई भी इक्वेशन नहीं आ रही है, अगर बैलेंस नहीं हो पा रही है तो आप मेरे को वहाँ पे उसकी फ़ोटो भेज दीजिए। और इक्वेशन नहीं है या फिर कोई लाइन है एनसीईआरटी की जो क्लियर नहीं हुई है तो वो आप मेंशन कर दीजिए मेरे को वहाँ पर, मैं आपको पर्सनल मेरे को डीएम कर दीजिए, मैंने आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर ही दी है और मैं आपके वहाँ पे भी सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगा। और सिमिलरली जो बच्चे इंस्टाग्राम यूज़ नहीं कर सकते हैं वो मेरे को ये काम फेसबुक पे भी कर सकते हैं, फेसबुक की भी मैंने आपको आईडी शेयर कर दी है और वहाँ पर भी आप अपने कोई भी डाउट होता है उसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए, अपने माइंड में वो डाउट्स मत रखने दीजिए। ठीक है, जितने वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपको इन फ्यूचर साइंस और सेम मैथमेटिक्स दोनों से ही आपको प्यार हो जाएगा और समझ में भी आसानी से आएंगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर।